BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 9। और आज का हमारा टॉपिक है कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस। ये हमारा आज का टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एन आइडल टाइम वेरिएंस। इनमें से कौन सा ऐसा आइडल टाइम वेरिएंस का रीजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आंसर तभी दे पाओगे जब तुमको पता होगा आइडल टाइम क्या है। तो चलो पढ़ते हैं आइडल टाइम के बारे में। लिखा है आइडल टाइम रेफर्स टू पीरियड्स ड्यूरिंग विच एम्प्लॉइज मशीन्स और अदर रिसोर्सेज आर अवेलेबल बट नॉट इन प्रोडक्टिव यूज। मतलब कि एक कंपनी एक वर्कर को एक दिन में 8 घंटे काम करने के लिए रखा है, उसमें से वर्कर ने 6 घंटे काम किया और 2 घंटे उसने काम नहीं किया, यानी कि 2 घंटे वर्कर ऐसे ही बैठा रह गया, उसे हम कहते हैं आइडल टाइम। अब ये सवाल है कि ये जो 2 घंटे वर्कर ऐसे ही बैठा रह गया, क्यों बैठा रह गया। तो हो सकता है कि मशीन ब्रेकडाउन हो गया हो, मशीन फेलियर हो गया हो, जिसके कारण प्रोडक्शन का काम रोकना पड़ गया, तो वर्कर को यहाँ पे वेट करना पड़ा। मटेरियल का वेट करना, तो मटेरियल का वेट करने का मतलब कि अभी प्रोडक्शन के लिए मटेरियल आए नहीं है, तो जब तक मटेरियल आएगा तभी तक प्रोडक्शन होगा ना। जब तक मटेरियल नहीं आएगा ऐसे ही वर्कर बैठे रहेंगे। पावर कट हो गया, काम रुक गया। सीधा सीधी समझो आइडल टाइम का मतलब जितना देर काम रुक जाता है वह वर्कर को आपको मजदूरी देना पड़ रहा है, तो आपका आइडल टाइम हो गया। जैसे मान लो 8 घंटे पर डे का हम क्या करते हैं, वर्कर को मजदूरी देते हैं और वर्कर ने 6 घंटे ही काम किया, 2 घंटे काम नहीं किया क्योंकि मशीन ब्रेकडाउन था, या मटेरियल आने में देरी हो गई, या पावर कट हो गया, या मेंटेनेंस का काम चल रहा था, या ऑर्डर नहीं था। तो क्या मजदूर को 6 घंटे का काम मजदूरी मिलेगा? क्या नहीं, मजदूरी तो आप उसको 8 घंटे का ही देंगे। तो ये 2 घंटे जो वर्कर को काम करना नहीं पड़ा, ये उसका क्या कहलाता है, आइडल टाइम कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखने। आइडल टाइम प्रोडक्शन या कॉस्टिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है आइडल टाइम, और आइडल टाइम को एनालाइज करना ज़रूरी होता है ताकि हम प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। आइडल टाइम आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम, एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। जैसे कि मान लो बेसिकली क्या होता है कि मोस्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में देखते हैं कि मटेरियल आने में देरी हो रहा है, या रेगुलर मेंटेनेंस होते हैं जिसके कारण कुछ देर काम रोकना पड़ता है, तो ये तो एक्सपेक्टेड है। नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है कि अचानक से मशीन ख़राब हो गया, अब मशीन को बनाना है, मशीन का रिपेयरिंग करना है, या सप्लाई चेन इंटरप्शन हो गया, या ऑर्डर कम आने लगे, तो ये सब आपका क्या अनएक्सपेक्टेड है, तो ये आपका हो गया एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो आइडल टाइम का मतलब क्या हो गया कि वर्कर को जितना घंटा या जितना देर काम करना नहीं पड़ रहा है वो आपका आइडल टाइम हो गया। और आइडल टाइम नॉर्मल भी होते हैं और एबनॉर्मल भी। नॉर्मल आइडल टाइम आपका एक्सपेक्टेड होगा और एबनॉर्मल आइडल टाइम जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है। और यहाँ पे आइडल टाइम क्यों होते हैं, वर्कर को काम क्यों नहीं करना पड़ा, तो मशीन फेलियर के कारण, मटेरियल आने में देरी हो रही है, पावर कट हो गया, बिजली गुल हो गई, या मेंटेनेंस का काम चल रहा है, या ऑर्डर कम आ रहे हैं, या ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण वर्कर को बैठना पड़ता है बिना काम का। तो जितना देर वर्कर को बिना काम का बैठना पड़ा वो आपका क्या कहलाएगा, आइडल टाइम। अब यहाँ पे तुमको बताना है कि इनमें से आइडल टाइम वेरिएंस का रीजन कौन सा नहीं है। तो लास्ट से डी से स्टार्ट करते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो ये तो आइडल टाइम का कारण हो गया, मटेरियल नहीं है तो वर्कर को बैठना पड़ेगा, आइडल टाइम। इलनेस और इंजरी टू वर्कर बीमार पड़ गया तो उसको काम करना नहीं पड़ा, ये भी हो गया आइडल टाइम। मशीन वेरिएंस, ये भी हो गया आइडल टाइम के कारण। वेज रेट इंक्रीज नहीं होगा, आइडल टाइम में वर्कर तो काम ही नहीं कर रहा, तो वेज रेट इंक्रीज नहीं होगा, ये आपका रीज़न नहीं है। तो आंसर हो गया ए, 1 का ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 या 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। तो बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो चलो इसका
कौन सा स्टेटमेंट इसमें से कौन सा डिफरेंसेस सही नहीं है। तो पहला नंबर देखते हैं, द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू असर्टेन ऑफ कॉस्ट। ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट पता करना, कॉस्ट निकालना होता है। बट द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पर्पस क्या होता है? डिसीजन लेने में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन मेकिंग टूल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। सी नंबर देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा आर डिराइव बेसिकली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स, whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा आर डिराइव फ्रॉम बोथ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा हम किससे बनाते हैं, यानी कि कॉस्टिंग का काम किससे करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा से। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए दोनों डेटा चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग भी चाहिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी डेटा चाहिए। तो ट्रू स्टेटमेंट है। डी नंबर देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग। एकदम सही कह रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग से संबंधित है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों से संबंधित है। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। बी नंबर देखो क्या है, द रिपोर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर यूजफुल बोथ टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एकदम गलत। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज होता है केवल और केवल इंटरनल यूजर्स के लिए, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो रिपोर्ट है वो यूजफुल होता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए। इंटरनल यूजर्स का एग्जांपल ले सकते हो जैसे मैनेजमेंट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आर यूजफुल ओनली फॉर द इंटरनल यूजर। गलत। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा यूजफुल होता है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? बी। बी आपका सही नहीं है। तो 2 का आंसर हो गया बी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक अजर्शन दिया है और एक रीजन दिया है। अजर्शन क्या कर रहा है? इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर्म डिसीजंस ऑन प्राइसिंग पॉलिसी कैन बी टेकन। बिल्कुल सही। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग टूल कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ का डिसीजन ले रहा है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता ही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन का ही काम होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फॉर्म क्या कर रही है? प्राइसिंग पॉलिसी पे डिसीजन ले रही है। तो एकदम ट्रू है ये। एजर्शन एकदम सही बात बोल रहा है। रीजन क्या कर रहा है? ए मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये भी आपका सही है। अब प्राइसिंग पॉलिसी तभी करोगे जब आपका प्राइस या मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो? कांस्टेंट हो। क्योंकि आप डिसीजन लेने जा रहे हो तो अगर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होते जा रहा है, आज कुछ और है, कल मटेरियल कॉस्ट कुछ और है, तो इससे डिसीजन लेने में नहीं बनेगा। तो प्राइसिंग पॉलिसी पे डिसीजन लेना है तो कम से कम शॉर्ट पीरियड में मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट या प्राइस क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये भी ट्रू है। यानी कि दूसरा आप पहला के लिए दूसरा ज़रूरी है। प्राइसिंग पॉलिसी तभी पॉसिबल है जब शॉर्ट पीरियड में मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो? फिक्स्ड हो, चेंज ना हो। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो तीसरा का आंसर ए हो गया। चौथा नंबर देखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट शुड बी बेस्ड ऑन। अब ये आपके ऑप्शन में ये जो 4 दिया हुआ है ना, कैपेसिटी, ये एक तरह से मान लो कि मशीन का कैपेसिटी है। तो किसी भी प्रोडक्शन में जब भी मशीन यूज़ करते हैं तो मशीन के कैपेसिटी को 4 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब मान लो जैसे एक मशीन है मेरे पास, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है कि एक दिन में 16 घंटे वो चलेगा। ये मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया कि एक मशीन जो है 24 घंटे में 16 घंटे हम उसको क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। ये मशीन मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 16 घंटे कैपेसिटी है तो पूरा कैपेसिटी यूज कर रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। ये अटेनेबल नहीं होता है, नॉट अटेनेबल। आप 16 घंटे मशीन कोई भी पूरा कैपेसिटी यूज नहीं करता। जैसे हम ही लोग ले लो, अपने पूरे माइंड का पूरा यूज करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो मशीन का मैक्सिमम कैपेसिटी 16 घंटे चलने का है, लेकिन ये आप यूज नहीं होता है। 16 घंटे कोई नहीं यूज करता है, ये नॉट अटेनेबल हो गया। उसमें से मान लो मशीन जो है 12 घंटे ही चला, एक्चुअल में मशीन कितना चल रहा है? 12 घंटे चल रहा है।
ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो गया। 16 घंटे उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन मशीन हम चला ले रहे हैं 12 घंटे। 12 घंटे के बाद हम मशीन का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो 12 घंटे तक हम यूज करिए, प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो गया। और उसमें से है कि मान लो मशीन 2 घंटे नहीं चला, 2 घंटे मशीन मान लो मेंटेनेंस में, या 2 घंटे मशीन को हमने बंद कर दिया, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ये मशीन 2 घंटे जो नहीं चला, नहीं काम किया, ये क्या कहलाता है? आइडल कैपेसिटी। और एक होता है नॉर्मल कैपेसिटी। एक क्या होता है? नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब एवरेज कैपेसिटी। हम क्या करते हैं कि ना ये मैक्सिमम कैपेसिटी लेते हैं, ना ये प्रैक्टिकल, हम क्या करते हैं एवरेज कैपेसिटी बोल देते हैं। हम एक दिन में मशीन जो है 10 घंटा चलाते हैं, ये एवरेज कैपेसिटी हो गया। तो बेसिकली ये जो ओवर हेड अब्जॉर्प्शन रेट जो है, ये इसी कैपेसिटी पे निकाला जाता है, मतलब नॉर्मल कैपेसिटी पे निकाला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, नॉर्मल कैपेसिटी या एवरेज कैपेसिटी। तो 4 का आंसर है कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। आंसर द करेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। आप लोग ध्यान देना, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला होता है, ये आप लोग का पढ़ना होता है बजट एंड वेरिएंस में, हालांकि बजट एंड वेरिएंस में। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपने अनुमान लगाया, बजट बनाया कि इतना क्वांटिटी आपके प्रोडक्शन में लगेगा। तो कर लेते हैं क्वेश्चन। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट कितना दिया है? 400 kg। तो 400 kg आपका 1000 यूनिट का ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया, 1000 यूनिट का स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लेकिन हम प्रोडक्शन एक्चुअल में कितना कर रहे हैं? 2000 यूनिट का कर रहे हैं। तो 1000 यूनिट का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400, 2000 यूनिट का कितना होगा? 800 क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका हो गया 800। एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब कि एक्चुअल में मटेरियल पे आपने कितना खर्चा, एक्चुअल में मटेरियल आप कितना यूज़ किए, कितना कंज्यूम किए। तो लिखा है 825 kg, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी हो गया 825 kg दे दो। और स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब कि आपने एक बजट बनाया कि हमको पर केजी मटेरियल इतने का कर देंगे। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट आपका पर केजी कितना है? आपका 2.5। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस अब निकल जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपका 800 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना आपका 825, और इनटू हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 2.5। तो आपका ये माइनस में आ रहा है, -25 इंटू 2.5 माइनस 62.5। माइनस का मतलब क्या हो गया कि 62.5 एडवर्स या अनफेवरेबल आया। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपका क्या है? एडवर्स। एडवर्स तो आना ही है, क्योंकि आपने कितने क्वांटिटी का बनाया था कि 2000 यूनिट पे 800 kg हम मटेरियल यूज करेंगे, ये हमारा बजट था। और एक्चुअल में हमने कितना कंज्यूम कर लिया? 825। तो जितना हमने स्टैंडर्ड बनाया था उससे ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे, तो हमारा जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा? अनफेवरेबल होगा। यानी कि स्टैंडर्ड जब एक्चुअल से अधिक हो जाए, इसका मतलब कि आपका स्टैंडर्ड, मान लो आपने स्टैंडर्ड बनाया था 100 का, एक्चुअल में आपका खर्चा हुआ 900, तो ये तो बढ़िया चीज़ है, ये फेवरेबल होगी। ये वेरिएंस क्या कहलाएगा? फेवरेबल। लेकिन वही अगर स्टैंडर्ड जो है कब स्टैंडर्ड से ज़्यादा एक्चुअल हो गया, यानी कि आपने स्टैंडर्ड बनाया था 100 का, एक्चुअल में खर्चा हो गया मान लो सॉरी या 90 दे दो। स्टैंडर्ड ये आपका 100, एक्चुअल 90। तो स्टैंडर्ड आपने बनाया था 100 का, एक्चुअल बनाया था 110। इसका मतलब कि आपने बजट बनाया था कि हम 100 खर्चा करेंगे, एक्चुअल में कितना हो गया? 100 ज़्यादा हो गया ना। तो ये आपका क्या हो गया? अनफेवरेबल हो गया। कितना अमाउंट ले देंगे? जो आपका डिफरेंसेज होगा। तो आंसर हो गया 62.5 एडवर्स। ये आपका हो गया मटेरियल यूजेज वेरिएंस। उसी तरह लेबर यूजेज वेरिएंस भी निकाला जाता है। इसका भी सेम फार्मूला, लेबर का मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस ले लेंगे।
एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसी तरह लेबर प्राइस वेरिएंस भी होता है या लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसका भी सेम होगा, लेबर का स्टैंडर्ड प्राइस माइनस लेबर का एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ लेबर, और यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। तो ये था बजट एंड वेरिएंस का क्वेश्चन। 62.5 आपका आंसर आएगा एडवर्स में। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्मल वेस्ट इनकर्ड। नॉर्मल वेस्ट क्या होता है, तो जब भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं या जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो मटेरियल कुछ ना कुछ वेस्ट होता है। तो वेस्ट को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है नॉर्मल वेस्ट, एक होता है एबनॉर्मल वेस्ट। नॉर्मल वेस्ट का मतलब एक्सपेक्टेड है, मतलब कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, 1000 यूनिट का मटेरियल यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में, तो थोड़ा बहुत तो मटेरियल आपका वेस्ट होना ही एक्सपेक्टेड है। मान लो 5% मटेरियल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, 4% मटेरियल, ये हर प्रोडक्शन प्रोसेस में इतना आपका एक्सपेक्टेड है कि इतना मटेरियल क्या होगा, लॉस्ट होगा। जैसे मकान ही बनता है, तो बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बनाने में क्या होता है, सीमेंट वेस्ट होता है, बालू वेस्ट होता है, लकड़ी वेस्ट होता है, तो कुछ ना कुछ आपका परसेंटेज तो वेस्ट होना है, ये नॉर्मल वेस्ट हो गया, एक्सपेक्टेड है, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है। इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, ये प्रोडक्शन कॉस्ट का ही पार्ट है। एबनॉर्मल वेस्ट मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि हमारा एक्सपेक्टेड है कि मटेरियल 5% हमारा वेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारा मटेरियल 20% वेस्ट हो रहा है, आधा मटेरियल वेस्ट हो रहा है, तो क्वेश्चनेबल है, सीरियस कंसर्न है। इसके लिए मैनेजर से क्वेश्चन करना जरूरी है। तो ये आपका एबनॉर्मल वेस्ट हो गया, ये एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर देंगे। तो दो तरह के वेस्ट होते हैं, अब इसका आंसर दे दो। नॉर्मल वेस्ट इनकर्ड बाय द फर्म इज, लास्ट से देखते हैं, डी नंबर है एडजस्टेड विद एबनॉर्मल को, बिल्कुल गलत, एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट करते हैं हम लोग। नॉर्मल वेस्ट को एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट कर लेंगे। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉस्ट, ये गलत है आपका, ये प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होता है। ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ये आपका एबनॉर्मल वेस्ट को करते हैं ट्रांसफ़र, एबनॉर्मल वेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, बिल्कुल सही, प्रोडक्शन कॉस्ट का ही पार्ट होता है नॉर्मल वेस्ट। आंसर ए 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अंडरलाइंग एजम्पशंस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके बारे में पता होना चाहिए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है। देखो ध्यान से, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एक तरह का फाइनेंशियल टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं पता करने में कि कॉस्ट में कैसे चेंजेज हो रहा है। कॉस्ट तो पता ही है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होता है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एक फाइनेंशियल टूल है जिसका यूज़ करते हैं पता करने में कि कॉस्ट में किस तरह चेंजेज हो रहा है, सेल्स वॉल्यूम में किस तरह चेंजेज हो रहा है, और किस तरह प्राइस कंपनी प्रॉफिट को अफेक्ट करती है, प्रोवाइड करती है। साथ में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हेल्प करता है पता करने में, समझने में ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल होगा, और साथ में डिसीजन में भी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। जैसे प्राइसिंग डिसीजन लेना हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हो उसमें यूज होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है, एक तरह का फाइनेंशियल टूल है। और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो नंबर 1, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, ये इक्वल होने चाहिए। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालाइज करने का एजम्पशन नंबर 1 क्या है कि यूनिट प्रोडक्शन और यूनिट सोल्ड दोनों सेम होने चाहिए। सेकेंड है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए सेल प्राइस और सेल्स मिक्स कांस्टेंट होने चाहिए, और साथ में आपका कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये तीनों एजम्पशन है CVP एनालिसिस में। तो देखो, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आर इक्वल, बिल्कुल सही। उसके बाद है C नंबर, देखो सेल्स प्राइस एंड सेल्स मिक्स रिमेंस कांस्टेंट, ये भी होगा। और E नंबर है टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट, ये भी सही है। तो आंसर होगा A, C और E।
आंसर सी हो गया आपका। आपका यहाँ पे बी क्यों नहीं होगा? बी लिखा है कॉस्ट इनपुट एंड आउटपुट प्रोड्यूस, नहीं, ये वेरिएबल होता है। प्रोडक्शन आउटपुट जो होता है और इनपुट ये लीनियर नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्शन चेंज होगा तो वेरिएबल आपका क्या करता है, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। जैसे वेजेस ले लो, प्रोडक्शन कम करोगे तो मजदूरी का खर्चा कम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है। कुछ कॉस्ट तो क्या होता है प्रोडक्शन के हिसाब से फिक्स होते हैं, प्रोडक्शन करो या ना करो उसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो ये आपका आंसर, ये आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में यूज़ नहीं करते हैं। जीरो बेस बजटिंग क्या होता है? फ्रेश बजट या न्यू बजट। ऐसे बेसिकली बजट को कह सकते हो अनुमान लगाना, ठीक है, प्रिडिक्शन करना, फोरकास्टिंग करना, उसको हम कहते हैं बजट। न्यू बजट, जीरो बेस बजट को हम लोग कहते हैं न्यू बजट का मतलब हो गया कि ऐसे बेसिकली हम लोग बजट कैसे बनाते हैं, पास्ट डेटा के आधार पे। जैसे कि मान लो अभी चल रहा है अक्टूबर और हम सितंबर के डेटा के आधार पे हम अक्टूबर का बजट बना लिए। लेकिन एक होता है कि हम पिछला कोई भी पास्ट डेटा यूज नहीं कर रहे हैं, हम फ्रेश बजट बना रहे हैं, न्यू बजट बना रहे हैं, उसको कहते हैं जीरो बेस बजटिंग। तो ये भी आंसर नहीं था, आंसर हो गया ए, सी और ई। अब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग इज अ बजटिंग टेक्निक दैट रिक्वायर जस्टिफिकेशन फॉर ईच एक्सपेंस। यानी कि जितना भी हम दिखा रहे हैं, बजट बना रहे हैं, जैसे सेल इतने का होगा, परचेज इतने का हो रहा है, ये जस्ट लाइक क्या है, जस्टिफिकेशन किया जा रहा है। तो जीरो बेस बजटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सीक्वेंस क्या है? तो देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ लो, इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, हम कॉस्ट का बजट बनाते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब एक्सपेक्ट, अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा मटेरियल पे इतना खर्चा होगा, लेबर पे इतना खर्चा होगा, ओवरहेड पे कितना खर्चा होगा। ये इसका हमने क्या किया, एक एक्सपेक्टेड हमने बनाया, एक एस्टिमेशन किया, एक बजट बना लिया, वो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन करने मान लो हमने अनुमान लगाया कि हमारा पर यूनिट 1000 रुपया का खर्चा होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। एक्चुअल में हमारा जो हो गया, एक यूनिट का खर्चा हो गया मान लो 900, तो ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है। और एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन पे खर्चा 1100 हो गया, तो जितना का आपने सोचा था उससे ज़्यादा का खर्चा हो गया, तो ये क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया, अनफेवरेबल। और ये जो डिफरेंसेज होता है स्टैंडर्ड एक्चुअल के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कह सकते हो, डेविएशन कह सकते हो। और ये फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों होता है। तो ये सारा काम किस में करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं। तो चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक्टिविटी क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट पता करेंगे या स्टैंडर्ड कॉस्ट इस्टेब्लिश करेंगे। जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने बना लिया कि इस पर हम अनुमान लगाए कितना खर्चा होगा। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट का मेजरमेंट करेंगे कि एक्चुअल में कितना खर्चा, हम तो सोचा कितना लगेगा, एक्चुअल में कितना लगेगा। उसके बाद हम लोग वेरिएंस का पता लगाएंगे। तो वेरिएंस का पता कैसे लगाओगे, कंपेयर करके, कंपेयर करेंगे दोनों को। उसके बाद वेरिएंस आएगा, वेरिएंस फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों हो सकता है। तो वेरिएंस का हम रीजन ढूंढेंगे, कॉजेज ढूंढेंगे कि जो डिफरेंस हुआ क्यों हुआ, तो उसमें हम लोग सुधार करेंगे, करेक्शन, डिस्पोजिंग, ये सारा काम करते हैं। तो चलो अब आंसर दे दो। सीक्वेंस में सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट इस्टेब्लिश किया था, ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट का मेजरमेंट करते हैं, ये दूसरा नंबर। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये तीसरा नंबर। उसके बाद वेरिएंस निकालते हैं, ये चौथा नंबर। और लास्ट में डिस्पोजिंग, पाँचवा नंबर। तो पहला नंबर पे ए है, दूसरा नंबर पे बी, तीसरा नंबर पे ई, चौथा नंबर पे सी और पाँचवा नंबर पे डी। ये हमारा सीक्वेंस हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बी ई सी डी, ए आंसर हो जाएगा इसका। तो 8 हो गया हमारा। 9 नंबर एक और सीक्वेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये कौन सा सीक्वेंस का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये वाला। उसके बाद जर्नल एंट्री बनाएंगे, ये जर्नल एंट्री के बाद लेजर भी है तो इसी में दिया हुआ है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये फाइनल अकाउंट बनाते हैं और फिर डिसीजन के लिए उसका यूज़ किया जाता है।
तो पहला नंबर पे बी हो गया, दूसरा नंबर पे ए, तीसरा नंबर पे डी, चौथा नंबर पे सी, पाँचवा नंबर पे ई। ये हमारा आंसर हो गया BADCE, यानी कि आंसर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हम ऑयल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऑयल का प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। जैसे एक प्रोसेस हो गया क्रशिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कच्चा तेल का काम करते हैं। उसका सेकंड क्या होता है, उसको रिफाइन करने का काम करते हो। कौन सा प्रोसेस होता है? रिफाइनिंग प्रोसेस। उसके बाद क्या करते हैं, फिनिशिंग का काम होता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में यही काम करते हैं हम लोग, अलग अलग प्रोसेस। अगर कोई प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस होकर गुजरता है तो अलग अलग प्रोसेस का कॉस्ट पहले निकालेंगे, उसका सारे प्रोसेस के कॉस्ट को जोड़कर टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये आपका काम प्रोसेस कॉस्टिंग में किया जाता है। तो एक तो पता चल गया ऑयल प्रोडक्शन में, देखो कहाँ कहाँ होगा। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फॉर्म में नहीं, यहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग यूज नहीं होता है। फार्मास्यूटिकल्स में होते हैं, लेकिन हेल्थ केयर दिया है ना एक, यहाँ लिख दो फार्मास्यूटिकल्स में होता है, मेडिकल प्रोसेस। टूरिज्म में नहीं होगा, ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म्स में होगा। यस, अब यहाँ पे ऑप्शन में आपका सिर्फ दिया है, ऑप्शन होगा बी और डी, तो आपका आंसर क्या होगा? बी हो गया, बी एंड डी। इसको पढ़ लोगे। इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, जैसे केमिकल का प्रोडक्शन हो, पेंट या फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल एंड गैस, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिफाइनिंग करना, फूड एंड बेवरेज, टेक्सटाइल, पेपर पल्प, इन सब जगहों पे, इन सब इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा BSPSCL जूनियर अकाउंट्स कलर का डे 9, और आज हम लोगों ने किया कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस। और अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देख लोगे, और आप लोग टेक्स्ट बुक भी पढ़ा करो। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।